कमिंग बैक टू आवर टॉपिक डॉक्टर हफीज़ा, जैसे हम बात कर रहे हैं थायराइड के हवाले से जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपको डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट भी आपका स्टार्ट हो गया, तो आपको लाइफस्टाइल को अपने चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आपको अपनी खुराक किस तरह से चेंज करनी चाहिए, मतलब क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए थायराइड के लिए? जी जी। थायराइड के लिए ज़्यादातर कोई ऐसा स्पेसिफिक परहेज़ नहीं है जो हम एडवाइस करें कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। थायराइड को ऐसा चीज़ों मतलब से सब कुछ आप ले सकते हैं। एवरीथिंग इज़ यू बी नेचुरली। अगर आप थायरॉक्सिन के ऊपर हैं या रिप्लेसमेंट थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट लेते हैं, तो उसके लिए हम ये ज़रूर कहते हैं कि इट हैज़ टू बी टेकन अर्ली मॉर्निंग। तो वो अपना पैटर्न जो लेकिन हम ऐसे सुनते हैं ना कि आपको ज़्यादा शुगर इनटेक नहीं लेना चाहिए, सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, पिकल अवॉइड करना चाहिए। जनरली सेहत के लिए तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शुगर हमें वैसे भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। हमें कम चिकनाई का इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूछते ना कि थायराइड हो गया और अब मुझे क्या परहेज़ करना चाहिए, तो कोई स्पेसिफिक परहेज़ नहीं है उसमें कि आप बाज़ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा जिस तरह हम आयोडीन एक्सेस जो है वो बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को कह देते हैं बहुत एक्सेस आयोडीन ना लें क्योंकि अब हम ऑलरेडी एंड प्रोडक्ट आपको रिप्लेस कर रहे हैं। सो ये ज़रूर परहेज़ बताते हैं उसके अंदर। लेकिन फिर पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मछली खाने मना होनी चाहिए, उसमें आयोडीन होती है। तो वो ज़्यादातर समुद्री मछली के अंदर आयोडीन होती है, या हमारी ज़्यादातर जो यहाँ आती है वो फार्मी आती है या दरियाई होती है, उसके अंदर आयोडीन कंटेंट नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें खुला नमक यूज़ करना चाहिए, पैकेट वाला यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है। तो इज़ इट ट्रू? जी जी। आयोडीन डेफिशिएंसी को ही टैकल करने के लिए बेसिकली 90s के अंदर WHO ने, जब जैसे डॉक्टर ज़ैद बता रहे थे कि स्टैंडर्डाइज कर दिया था सॉल्ट को, आयोडीन हर आयोडीन का जो भी सॉल्ट पैक होगा उसमें आयोडीन ज़रूरी होगी। अब उससे ये हो गया डेफिशिएंसी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो आयोडीन है ना, इट्स अ फ़नी थिंग, इट हैज़ अ फ़नी रिलेशनशिप विद द थायराइड। बाज़ दफ़ा ये तो एक्टिविटी बढ़ा देती है और बाज़ दफ़ा ये एक्टिविटी को रोक देती है। सो इसलिए जब हम एक दफ़ा रिप्लेसमेंट के ऊपर पेशेंट को डाल देते हैं, जब उसे एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, उससे बनाती नहीं है। तो हम ये करते हैं कि उसका जो रॉ मटेरियल है उसे कहते हैं होल्ड कर दें, यानी आप एक्सेस आयोडीन ना लें। और एक्सेस आयोडीन आती ही हमारे पास सॉल्ट की फॉर्म में, क्योंकि सारा सॉल्ट आयोडाइज्ड है। सो उसके लिए रॉक सॉल्ट या खुले नमक का मशवरा दिया जाता है या लाहौरी नमक का मशवरा दिया जाता है। उसके अंदर चूँकि आयोडीन की एक्सेस क्वांटिटी नहीं होती, कम होती है। हाँ। लेकिन जो नॉर्मल अगर पानी में हमारे आयोडीन है, हमारी सब्जियों के अंदर आयोडीन आ रहा है, वो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस, वो उसका इतना मसला नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर अहमद, आप क्या गाइड करेंगे, कौन से फूड जो है वो लेने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए? मेरे ख्याल में बड़ी एलाबरेट हो गया इसके ऊपर कि थायराइड के ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के साथ इस तरह की खुराक के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें रिलेशनशिप जौन सा है वो थायराइड के एंजाइम पे बनने का है, और अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया हुआ है तो दवाई ही मैटर करती है, वो ज़्यादा ना खा लें। और अगेन बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है, बहुत एक्सेसिव खाएंगे तो आपको मसला बनेगा। अगर आप एक्सेसिव नहीं खाते तो हार्डली तो आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोभी और इस किस्म के जो से कॉलीफ्लावर है और ये चीज़ें इनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन मछली हम इतना खाते नहीं है, स्टेपल डाइट हमारी है नहीं है, मतलब ऐसे कोई स्ट्रिक्ट इसकी डाइट फॉलो करने का कोई जी बिल्कुल बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर कमर, जैसे हम देखते हैं कि मिथ्स पे हमने बात की, तो आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनको आप डील करते हैं, फिर आपको समझाना पड़ता है कि इट्स नॉट दैट, ये मिथ है? मतलब कुछ मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम वो मिथ्स ब्रेक करें यहाँ पर। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि हमने अभी तक जो बात की है ना, वो बात की है कि हमने कहा कि यू थायराइड है पेशेंट, यानी उसका अदरवाइज़ उसका T3 T4 नॉर्मल लेवल्स नॉर्मल हैं और उसके साथ उसको गिलड़ हो गया। अब ये जो कैटेगरी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वो आते हैं, वो स्पेशली देहात से या इवन शहर से भी आएंगे, तो वो यूजुअली ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे ना गर्दन के सामने गिल्टी है, और वो रिलेट करेंगे अपनी किसी और चीज़ के साथ। वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे खांसी हुई, ज़ुकाम हुआ, उसके साथ ये इधर दर्द शुरू हो गई। हाँ जी। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, कि वो गले के अंदर जो दर्द है उसको बाहर जो थोड़ी सी विजिबल चीज़ है उससे रिलेट करेंगे। फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आपका जो ये इशू है, इट इज़ नथिंग टू डू विद योर अदर थिंग, यानी अगर आपको ज़ुकाम है, गला ख़राब है, उसके साथ इसका कोई इशू नहीं है। एक बात।
सेकंड बात ये हुई कि अगर T3 T4 नॉर्मल है, उसके साथ छोटी सी गिल्टी है, तो हम उसे स्ट्रेट अवे सर्जरी नहीं एडवाइस करते। हम पहले ये देखते हैं, उसकी क्लिनिकली असेस करते हैं। अगर तो हमें लगे कि ये सॉफ्ट है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, गर्दन में गिल्टियाँ जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो हम फिर उसे सब कह देते हैं कि आप नो नीड टू वरी, आप अभी वेट एंड सी में रखें। अगर ये ज़्यादा बड़ी होगी, जो मैंने पहले इंडिकेशंस बताई थी ऑपरेशन की, कि अब हम तब देखेंगे कि अगर ये तेज़ी से बड़ी होनी शुरू हो जाए या ये सांस की नाली पे प्रेशर डाले, तो फिर आप आइएगा, फिर हम ऑपरेट की तरफ लेके जाएंगे। दूसरे नंबर पे कैटेगरी के मरीज़ आते हैं जिनमें जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट है, कि पूरा का पूरा ही थायराइड जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, और वो मरीज़ है यंग एज के अंदर, वो भी परेशान, जिस तरह यंग बच्चियाँ होंगी वो कहेंगी डॉक्टर साहब ये हमें लगता है कि गर्दन ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, उसमें भी T3 T4 नॉर्मल होगा। उसको जब हम ये बताएंगे कि अगर आप अपनी डाइट इम्प्रूव कर लें, उसमें आयोडीन और इस तरह की चीज़ें रखें, ताकि चूँकि इस एज में आपकी ग्रोथ है, इस वजह से आपका ये थोड़ी सी थायराइड बढ़ गया, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी इस एज को क्रॉस करेंगे ये बेहतर हो जाएगा। उनको बात समझ में आ जाती है, वो फिर लाइन पे आ जाए। इसी तरह जो प्रेगनेंसी में भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो भी थोड़ा परेशान होती हैं, लेकिन जब उन्हें ये गाइड किया जाता है कि ये आपकी उसकी वजह से, तो वो लाइन सीधी हो जाती है। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास कैटेगरी आती है वो पेशेंट्स की जो बिल्कुल ही इसको मतलब स्पेशली लेटर बाहर से आते हैं, और वो इतने बड़े थायराइड ग्लैंड को उन्होंने कभी इसको करवाया ही नहीं होता, यानी कभी उन्होंने ना कभी इलाज करवाया ना कुछ हो रहा है। उनको जब दूसरे लोग कहते हैं कि जी आपका बहुत बड़ा ये गिलड़ हो गया, इसका जाके इलाज करवाएं, जब वो टर्न अप करते हैं तो उसमें हमारे लिए फिर वही लाइन आ जाती है कि हमने उसकी लैब्स करके देखनी है, T3 T4 नॉर्मल है, उसके साथ हमने देखना है कि इसके साथ उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। और अगर ये रीज़न आ गई कि सांस की नाली पे प्रेशर आ रहा है, या हमें लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है अब इसको, तो फिर उस सूरत में स्पेशली नॉडुलैरिटी आ जाए कि अब जो है वो उसमें छोटे छोटे नॉड्यूल बन गए, इसका मतलब ये अब इरिवर्सिबल है, यानी उससे पहले वाले में रिवर्सिबल था किसी हद तक, अब ये रिवर्सिबल है, इसमें बड़ा ही होना है, फिर हम उसे ऑपरेशन की लाइन के ऊपर ले आते हैं। फोर्थ कैटेगरी वो है जिनमें हमें ये डर पड़ता है कि यार ये जो पेशेंट है, स्पेशली ओल्ड एज का पेशेंट है, और इसमें ये जो कैटेगरी जिस के साथ तकलीफ़ के साथ ये आया है, अब ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसको जैसे हम हाथ लगाते हैं हमें क्लिनिकली असेसमेंट हो जाती है कि ये फर्म टू हार्ड है, ये ज़रा सख्त है, और हमें लगता है कि यार ये ट्यूमर है। उस सूरत में फिर हम फौरी तौर पे उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। उसके बाद हम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सुई वाला टेस्ट करवा के देख लेते हैं मखसूस जगह पे कि ये एरिया हमें लग रहा है कि ये जो थोड़ा डेंजरस है, या फिर हम उसका फिर थायराइड स्कैन करवा के देख लेते हैं कि ये किस तरह कैटेगरी में है। सो इन 3 टेस्ट के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है, अल्लाह रहम फरमाए, या कोई तशवीशनाक बात है, तो फिर हम उसे अर्जेंट पाथवे पे रख के ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। अच्छा डॉक्टर हफीज़ा, हम ऐसे भी सुनते हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ख़वातीन को शादी से पहले सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थायराइड की, शादी के बाद करवानी चाहिए ताकि उन्हें कंसीव करने में कोई इशू ना हो, तो इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पर? अच्छा, सबसे पहले तो अभी डॉक्टर हुसैन ने बताया कि हर थायराइड जो है वो सर्जरी, हाँ। अच्छा, और हर थायराइड की सर्जरी भी ज़रूरी नहीं है, मतलब मेडिसिन से क्योरेबल है। हाँ जी, अब इवन अगर नोड्यूल भी कोई आ जाता है, उसमें मतलब 60% वो नोड्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल बिनाइन होते हैं, उनमें कैंसर नहीं होता। सो उनको अच्छी तरह के डॉक्टर ने देख के टेस्ट कर लिया है और कह दिया बिनाइन है, तो उसमें फ़िक्र करने की बात नहीं होती है, सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सर्जरी है क्या? बेसिकली सर्जरी में अभी जैसे डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर कमर ने, कि निकाल लेंगे आपका थायराइड, बाहर निकाल देंगे, निकाल के आपको बाहर रख देंगे, या तो टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे या सब टोटल करेंगे। तो क्या होगा उसमें, वो जो आपका बेचारा हार्मोन बना रहा था फैक्ट्री, वो ख़त्म हो जाएगी। सो उस सूरत में आपको सारी ज़िंदगी थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट के ऊपर रहना पड़ेगा। तो आप कहीं से नॉर्मल नहीं हो जाएंगे कि सर्जरी करवाई और इलाज हो गया, ये वो वाला नहीं है। हाँ, कैंसर के लिए ज़रूर सर्जरी करानी पड़ती है। अगर थायराइड फंस गया है सांस की नाली को या खुराक की नाली को दबा रहा है, तो फिर तो फ़ौरन सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी केसेस में जस्ट एक सामने नज़र आ रहा है, या हल्का सा थायराइड, या थायराइड की सामने से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन आपको है कि थायराइड की कोई बीमारी है और उसके लिए सर्जरी इलाज है, तो ऐसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ मिथ्स भी तो बहुत है ना, लोग डर जाते हैं बहुत जल्दी के पता नहीं क्या हो गया तो हमें इलाज करवाना है, हम सर्जरी पे ही जाएंगे, हालांकि डॉक्टर सजेस्ट कर रहा होता है कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मेडिसिन से क्योर हो सकता है। जी, और बाद में भी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी अगर आप सर्जरी करवा लेंगे, सो उसके लिए भी रेडी रहें। और एक और चीज़ कि इसमें जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मिथ आता है वो ये आता है कि थायराइड हो गया डॉक्टर साहब, आप इसलिए वज़न बढ़ गए। जैसे वो सर ने कहा है थायराइड हो गया तो गला ख़राब मेरा रहता है, हर चीज़ गले में लगती है। अच्छा, ये सारी दुनिया की बीमारियां जो है ना, वो थायराइड की वजह से नहीं बेचारे को हो जाती हैं। अगर किसी को इंसान फील ज़्यादा करने लग जाता है ना, हाँ शायद ये बेसिकली मिथ है ना। तो मिथ के बीच में
जो सबसे कॉमन यंग पेशेंट आएगा ना, उसको किसी ने कह दिया, किसी पार्टी पे गए कि जी तुम्हें तो गिलड़ है, अब उसने एक दफ़ा कह दिया ना, तो अब उसने उसको बस निकलवाना ही है। तो अगर वो कमर साहब के पास जाएगा और कमर साहब कहेंगे कि ना नहीं ज़रूरत ना, तो कहेंगे जी शायद करना नहीं आता, नहीं वो मेंटल किसी और के पास जाना चाहिए, मैंने निकलवाना ज़रूर है। अब आप उनसे पूछें कि कहता क्या है आपको, वो कहता है कि जी ना इसकी वजह से मेरा अब हमेशा गला ही ख़राब रहता है। हाँ जी, उसको भी ये समझाना है कि गिलड़ कहीं पड़ा हुआ है, गला कहीं पड़ा हुआ है, गिलड़ को निकाल देने से नहीं ठीक मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ना आपको स्टेजेस में रबिया, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी हैं जो कि हेल्प करती हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वेट गेन हो रहा है तो जी थायराइड की वजह से एक रीज़न हो सकती है उसकी, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि आप अपना खाना भी ठीक ना करें, आप अपना लाइफस्टाइल भी ठीक ना करें और आप कहें कि नहीं जी इसी की वजह से वेट बढ़ा। हाँ ये बड़ा कॉमन है। वो अक्सर जो है ना, वो देखिए थायराइड नॉर्मल हो गया, हम रिप्लेसमेंट बड़ी अच्छी सी दे दी है, या हाइपर है तो उसको एब्लेट कर दिया है, तो वो अब थायराइड बिल्कुल अच्छा काम करे, लेकिन वो असल में डॉक्टर साहब थायराइड था ना मुझे, इसलिए मेरा वजन में असल में वजन तो हमारा, आप जनरली देखेंगे हम खा कैसे रहे हैं और और वजन हम बढ़ने सारा का प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। मतलब हम जंक खा रहे हैं लेकिन हमारा वजन थायराइड की वजह से बढ़